बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। पाकिस्तान में शंघाई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसकी तैयारी जोरों शोर से जारी है। इसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इकोनॉमी बहुत मजबूत होगी और वैसे भी हमें जो मामला नजर आ रहे हैं चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और इकोनॉमी बेहतर होगी तो पाकिस्तान बेहतर होगा। उसमें एक पेशरफ्त इस वक्त IPPs के हवाले से भी हम सुन रहे हैं कि चीजें बेहतर हो रही हैं और कुछ IPP से माहिदे खत्म हो रहे हैं जिसका इकोनॉमी पे खास तौर पर असर इसलिए पड़ेगा कि आम आवाम को रिलीफ मिलने जा रहा है। तमाम चीजें अपनी तरफ हैं, शंघाई कॉन्फ्रेंस भी अपनी तरफ, लेकिन इस्लामाबाद में होने वाला हालिया धावा PTI की तरफ से एक सवालिया निशान बनता जा रहा है। एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि जनाब हम इससे खाइफ नहीं है, दूसरी तरफ कुछ तो है कि जिससे पता चलता है कि इस वक्त खाइफ होने वाली सूरत हाल हमें नजर आ रही है। होना कुछ यूं है जनाब कि आईनी तरमीम और मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो भी वाजे नहीं है। आईनी पैकेज में क्या होगा, किस तरह से होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कहते हैं जनाब जल्द हो जाएगा, लेकिन उसका वाज़ेह ड्राफ्ट अभी तक पब्लिक के सामने नहीं आया। इवन ये कि सियासी जमातों के सामने भी नहीं आया। अभी रिसेंट हमारे पास जो इत्तलात आई है उसके मुताबिक JUI के हेड जो हैं मौलाना साहब वो कुछ रजामंद हो गए कुछ शिकों पे, और जबकि PTI ये दावा करती है कि मौलाना फजल रहमान साहब किसी भी सूरत में आईनी पैकेज के हक में बात नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसमें अंदरूनी तौर पर कुछ ऐसा ड्राफ्ट बनाया जा रहा है कि जिसमें तमाम पार्टीज भी मिलकर बात कर सकें। ये इतनी जल्दी क्यों हो रहा है, इसकी कुछ वजूहात हैं। इसकी वजूहात ये हैं कि 25 तारीख को काजी फाइज ईसा साहब रिटायर्ड हो रहे हैं और उसके बाद मंजूर अली शाह साहब तकरीबन 26 को अपनी सीट पे आ जाएंगे। इससे पहले हुकूमती जमातें ये चाहती हैं कि आईनी पैकेज जो है उस पर इम्प्लीमेंट करवा दिया जाए। इम्प्लीमेंट के लिए जरूरी है कि 2/3 अक्सरियत हो, लेकिन 2/3 अक्सरियत कैसे हो? हुकूमत के पास खुद जो है तमाम जमातें, अगर हुकूमती जमातें मिल भी जाएं तो 2/3 अक्सरियत उनके पास मौजूद नहीं है। मामला हल कैसे होगा और इसके पीछे बात क्या है, बात करते हैं। कुछ आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हुए शबनम नवाज ऐवान साहिबा, आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, माहिर कानून है, और साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे यासीन आजाद साहब, माहिर कानून है, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, और मुझे ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आप माहिर कानून है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। शबनम नवाज ऐवान साहिबा की तरफ हम चलते हैं। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। Thank you very much, Sana, as always. Thank you. शबनम नवाज ऐवान साहब आपसे पूछेंगे कि चीफ जस्टिस साहब की मुलाजमत की मुद्दत इस वक्त 25 तारीख को मुकम्मल होने वाली है, फिर 26 को शायद मंजूर अली शाह साहब या उसी दिन लेंगे, 25 को ही हलफ ले लेंगे या 26 को हलफ ले लेंगे। ये मुझे बताइएगा कि ये पहले आईनी पैकेज को उसमें इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है, आपको लगता है कि मामला बहुत जल्दी हल हो सकते हैं? देखिए सना, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज का नाम दिया गया है, मैं तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैगेज टू हेल कहूंगी, क्योंकि ये इस कदर खतरनाक एक तरामीम लेकर के आ रहे हैं, ये जिसको 26th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहते हैं। और जब आप प्रॉपर जो लॉयर्स होते हैं, जो प्रैक्टिसिंग हैं, जो इस सारी चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं और वो इसको गो थ्रू करते हैं, वो देखते हैं, तो ये इतनी अलार्मिंग और डेंजरस हैं कि अभी शायद इनको ये समझ नहीं आ रही कि मतलब जल्दी से ये करना चाह रहे हैं। अपेरेंटली ऐसे लगता है कि मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनते हुए नहीं देखना चाहते, इसीलिए ये बिल्कुल हथेली पे सरसों जमाने की कोशिश कर रहे हैं और बगैर पढ़े, बगैर किसी बहस किए एक आईनी निज़ाम की बुनियादी ढांचे को ढाने के उसके ऊपर लगे हुए हैं। बस एक उसके ऊपर के जल्दी से बगैर पढ़े, बगैर बहस किए, एक आई एम सॉरी बट आई हैव टू से दिस, एक स्टूपिड किस्म की अमेंडमेंट्स इन्होंने प्रपोज की हैं, जिनको एक एक करके अगर मैं डाइसेक्ट करूं तो एक जो आम आदमी भी है उसको समझ में आएगी कि एक्चुअली ये करने क्या जा रहे हैं। अच्छा, और बिलावल भुट्टो साहब आम आदमी तो समझ रहा है, लेकिन आप जी आपकी पोजीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर की हैसियत से है, वहाँ क्या माहौल है और क्या आप समझती हैं कि वकला बरादरी में इस हवाले से, हम ये बात नहीं करें कि किसकी वाबस्तगी किस पार्टी से है, लेकिन कानूनी तौर पे इसको किस तरह से देखा जा रहा है? बात ये है कि मैं समझती हूँ कि सारे पार्लियामेंटेरियंस, चाहे वो जिस भी पार्टी से हों, और सारे लॉयर्स जो प्रॉपर एडवोकेट्स हैं, उनको ये सोचना होगा कि अगर इस टाइम पे ये इस किस्म की अमेंडमेंट अलाउ कर देंगे तो इसकी रिपरकशंस क्या होंगी। ठीक है, आप जो कह रही हैं माहौल क्या है, बहुत बड़े बड़े कन्वेंशंस हो रहे हैं, आपने देखा है कि
तकरीबन 400 के करीब सीनियर लॉयर्स ने खतूत लिखे हैं, जजेस को लिखे हैं कि आप इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट ना करें, पार्लियामेंट में लिखे हैं, कन्वेंशंस हो रहे हैं जिसके अंदर लॉयर्स हैं वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हैं, वो पीटीआई के हैं, या वो पीपल्स पार्टी के हैं, या वो दीगर जमातों से ताल्लुक रखते हैं, उनके अंदर एक गम और गुस्सा पाया जाता है और वो इस चीज़ को एक बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं और उनको समझ में आ रही है, वो फोरसी कर सक रहे हैं कि ये अमेंडमेंट्स हमारे लिए किस तरह से इस जुडिशल सिस्टम को टोटली मतलब आपने एक किस्म का पहले ही आप कंट्रोल्ड है, लेकिन आपने बिल्कुल इसकी जो इंडिपेंडेंस है ना उसका आपने गला घोंटने के मुतरादिफ है। अगर आप कहेंगी तो मैं आपको इनके बारे में एक एक के बारे में बता दूंगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अच्छा, मेरे साथ ही रहिए, ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और आप बैरिस्टर भी हैं। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बैरिस्टर अली ताहिर साहब की स्टूडियो में आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। चलें, राब्ता फिर से हम करते हैं उनसे, शबनम से बात जो है उसका तसलसल जारी रखते हैं। शबनम, आप बताइएगा कि आप कह रही थी कि आप नाम भी ले सकती हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें आपको लगता है कि ठीक नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो खतरनाक मुझे लगती है वो ये है कि आपने सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही आप खत्म कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस के हवाले से। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपने ये जो बिल है, ये जो प्रपोज्ड बिल है, इसमें आपने कह दिया है, जो अमेंडमेंट का बिल है उसमें आपने कह दिया है कि सारी जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की है, जिसमें डिस्प्यूट्स आते हैं बिटवीन टू गवर्नमेंट्स, फिर कोई भी डायरेक्ट पिटीशन आती है या सो मोटो आपने किसी चीज के ऊपर प्रोसीडिंग्स करनी होती हैं, मतलब इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, तो वो आप सारी की सारी ये पावर्स जो है उठा करके कोई न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो आप बनाने जा रहे हैं आप उसको दे रहे हैं। यानी कि आपने क्या कर दिया कि जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वही सुप्रीम कोर्ट होगी, क्योंकि जो बाकी के जजेस हैं वो बैठ के वो तो फिर मक्खियां ही मारेंगे ना, क्योंकि उनके पास जो सिविल, क्रिमिनल, बाकी अगर छोटे मोटे जो डिस्प्यूट्स आएंगे जिनके अंदर मुमकिन ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन नहीं उठाया हो, मतलब कोई आएगा, फर्ज करें अगर नहीं आया तो एक बंदा जो नीचे सिविल और क्रिमिनल की प्रोसीडिंग्स को गुजार के आया हुआ है और वो एग्जॉस्ट हो चुका है इस सारे अदल के निज़ाम से, तो उसके ऊपर एक और आप जो है उठा करके मतलब इतना खतरनाक काम कर रहे हैं कि एक लेयर जो है एडजुडिकेटरी हायरार्की की एक और उसके सर पे थोप रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल किसी चीज को, आईनी किसी चीज को उसकी तशरीह करने के लिए फिर ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं क्या उसमें भेजेंगे आप। फिर ये है कि किसी भी किस्म का, यानी कि कोई भी जो वो आपकी वो हैं पिटिशंस हैं जो आर्टिकल 199 के नीचे जो आप रेट्स करते हैं, ठीक है, उनका किसी भी किस्म की अपील होगी, कोई भी फैसला होगा, तो वो जो नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी, खुदा की पनाह, मतलब ये कितना एब्सोल्यूट मॉकरी ऑफ द लॉ है कि कह रहे हैं कि ये वो तय करेगी, वो उसको वो डिसाइड करेगी। यानी कि नीचे किसी ने कुछ भी डिसाइड किया हुआ है या सुप्रीम कोर्ट ने भी, मतलब अगर कहीं किसी जगह पे कुछ वो उसके ऊपर बात कर ली है तो ये सिर्फ और सिर्फ वही वो करेगी। अच्छा, अब जो ये शबनम साहब, ये जो उज़र पेश किया जाता है कि 60,000 प्लस केसेस हैं जिसको अभी तक सुना नहीं जा रहा, पेंडिंग में चल रहे हैं, इस कोर्ट के होने से ये फायदा हो जाएगा क्योंकि ज्यादातर मीडिया और जो खुद जजेस हैं वो पॉलिटिकल केसेस को ज्यादा तरजीह देते हैं, तो लिहाजा हम उनका वहां से तवज्जो हटा के एक नई कोर्ट को इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि वहां पे चीजों को सॉल्व किया जा सके और दूसरे जजेस जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो आम लोगों के मसाइल को हल करें। जी बिल्कुल, अच्छा, बड़ा सही आर्ग्यूमेंट डॉक्टर सना आपने दिया कि लोग यही कहते हैं कि मतलब हमारा जुडिशल सिस्टम जी बड़ा ओवरबर्डन्ड है, लिटिगेंट्स ने बड़ी लॉन्ग डिलेज को फेस कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी ट्रू, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि आप एक और मतलब है मुसीबत में, मैंने जैसे पहले कहा कि आप एक लेयर बना रहे हैं एडजुडिकेटरी हायरार्की की, जिसका मतलब है कि आप लिटिगेंट को एक और कोर्ट के आगे आपने एक उसके ऊपर एक और कोर्ट रख दी है कि वो अपने सिविल और क्रिमिनल मामलात जो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ये कहते हुए भी मुझे अब अजीब सा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी एक नॉर्मल है और एक उससे ऊपर है जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है।
तो यानी कि वो सिविल क्रिमिनल अपने फैमिली इश्यूज उधर डिसाइड करा के, अगर बीच में कोई फंडामेंटल उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे आ जाता है कोई मसला, तो वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी कि एक और उसके आगे चढ़ जाएंगे, जो सालों साल डेकेड से वो अपनी रेमेडीज एग्जॉस्ट करके आए हैं। तो मतलब ये एक निहायत खतरनाक आर्ग्यूमेंट है। और जो पॉलिटिकल केसेस हैं डॉक्टर सना, वो बहुत थोड़ी तादाद में होते हैं, ठीक है। वो एक बड़ी मतलब ऐसा नहीं है कि उसके लिए आप पूरे का पूरा जो सिस्टम है उसको गिरा दें, उसको तबाह बर्बाद कर दें। और यानी कि हाई कोर्ट के सामने तो सना हम जाते हैं कि हमारी क्या कहते हैं उसको, हेबियस कॉर्पस जी किसी अथॉरिटी ने हफ्से बेजा में रख लिया है, कोई उठा के ले गया बंदा, उसको पता ही नहीं चल रहा, गुमशुदा है वो, हमें तो उसका पता ही नहीं चल रहा। गवर्नमेंट के एक्शंस या इनएक्शंस के ऊपर पिटिशंस होती हैं। अच्छा शबनम नवाज साहिबा, जो मैं आपकी बातों से समझी हूँ, चूंकि आप वहाँ बैठी नहीं है और वो हल्का इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हमने आपको खासतौर पे लाइन पे लिया है कि उस हल्के में क्या गुफ्तगू हो रही है। आप ये कहना चाह रही हैं कि वो हल्का जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है वो नहीं चाहता कि ये सब कुछ हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो। दूसरा अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि इसके सुप्रीम कोर्ट को ज़ेली बनाया जा रहा है और एक अपर कोर्ट लाया जा रहा है, और उसकी भी फॉर्मेशन का अभी कुछ अंदाजा नहीं है कि वो किस तरह से लाया जाएगा। फिर हायरार्की का मसला है। अच्छा, हायरार्की का मसले में भी एक और चीज़ जो हम समझना चाहेंगे कि जजेस की सिलेक्शन जो है वो हमेशा से एक इशू रही है, और पॉलिटिकली ये कहा जाता है जनाब कि सिलेक्शन का निज़ाम ठीक नहीं है। इस पे क्या कमेंट करेंगी? और ये कह रहे हैं कि आईनी पैकेज जब आएगा ये, और आईनी तरमीम के बाद जब आईनी अदालत बनाई जाएगी तो उस वक्त ये वाले सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की जाएगी। ये इस उज़र का क्या आप जवाब देती हैं? देखिए डॉक्टर सना, ऐसा है कि 175A जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है वो डील करता है विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस टू द हाई कोर्ट्स, टू द एपेक्स कोर्ट, टू द फेडरल शरीयत कोर्ट। इसके साथ वो डील करता है, और वो बात करता है एक जुडिशल कमीशन की, कि जुडिशल कमीशन होगा जिसपे चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, विद 4 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा, फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ होगा, अटॉर्नी जनरल, यानी कि ये लोग होंगे, ठीक है। अब जो अमेंडमेंट, जो बिल में जो चीज लाई गई है, मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि एक आम आदमी को ये समझाने की बहुत जरूरत है कि कितना खतरनाक काम किया जा रहा है, कि अब ये सारी की सारी जो ताकत है वो दी जा रही है। अच्छा, पहले तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी, 6 मेंबर्स होंगे उसके, 6 जजेस होंगे, तो उसका जो मतलब जो चीफ जस्टिस होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, मतलब जो जज होगा वो चीफ जस्टिस वो किया जाएगा, ठीक है। और चीफ जस्टिस कैसे अपॉइंट होगा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का? प्रेसिडेंट उसको, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको अपॉइंट करेगा, ओनली विद कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब आप देख लीजिए जी, वो हैंड पिक होगा, और रिमेनिंग जजेस भी हैंड पिक होंगे डॉक्टर सना, क्योंकि फिर जो बाकी के जजेस ऑफ ये जो नई कोर्ट एक शोशा छोड़ा गया कि उसके लिए वो की जाएगी, तो उसके लिए जो रिमेनिंग जजेस ऑफ द कोर्ट है वो भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टुगेदर विद द चीफ जस्टिस, जिसको वो अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर के मशवरे से, तो उसके साथ मशवरा करके बाकी जजेस भी हैंड पिक कर लेगा। अच्छा, मजे की बात ये है कि उसमें किसी किस्म की कोई सीनियरिटी की जरूरत नहीं होगी। उसमें जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही होंगे जो वो जजेस होंगे, उसमें जरूरी नहीं है कि उसमें ये है कि रिटायर्ड जजेस भी लिए जा सकते हैं। एडवोकेट्स जो हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट के जिनकी 15 साल प्रैक्टिस हो, उनको भी लिया जा सकता है। तो आप सोचिएगा कि कौन से एडवोकेट्स को लिया जाएगा कि डेफिनेटली जो सारे के सारे उस वक्त के मतलब है गवर्नमेंट के साथ होंगे, उसके लिए बात कर रहे होंगे, तो उन लोगों को ले जा करके अगर उस कोर्ट में बिठाया जाएगा, तो मुझे बता दीजिए कि जो चीफ जस्टिस उस वक्त के प्रेसिडेंट ने चूज किया होगा, यानी कि गवर्नमेंट ने, और फिर उसकी मशावरत के साथ जो बाकी के जजेस हैंड पिक किए होंगे, मुझे बताइए वो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन किस तरह से फ्री और फेयर कर सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी फैसला दे सकेंगे वो। अच्छा शबनम नवाज साहब, आप मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि एक हैंड पिक वाला जब सिलसिला होता है तो जाहिर सी बात है वाबस्तगियाँ और हमदर्दियाँ एक तरफ हो जाएंगी,
और ये ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा, एक और चीज़ जो इस वक्त है कि फ़र्ज़ करें कि अगर लगता है, जैसे आपने खुद कहा कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग में हैं, तो इस सूरत में अगर कोई सिलसिला बनाने की कोशिश करती है या अमेंडमेंट करना हो खुद सुप्रीम कोर्ट को और अपने निज़ाम में, तो ये निज़ाम को सुप्रीम कोर्ट को खुद ही ठीक कर लेना चाहिए, या इसके लिए अभी जो ये तमाम कोशिशें हो रही हैं वो होनी ज़्यादा बेहतर है जो इस वक्त हो रही हैं? देखिए, रूल्स में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने उसमें हर किस्म की अमेंडमेंट और हर चीज़ वो की जा सकती है। क्यों सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स की तरह नहीं करती कि जब उसके पास उसके पास जब केसेस आते हैं, ठीक है, तो जैसे हाई कोर्ट्स में होता है जब केस मोशन में आके आपका लगता है तो देयर इज मतलब मस्ट होता है कि वो 5 से 10 दिन के अंदर अंदर फर्स्ट जो प्रिलिमिनरी आर्गुमेंट्स हैं उनके लिए वो लग जाता है, ये मस्ट है। उसके बाद जो भी ऑर्डर कोर्ट करती है उसके बाद डेट मिलती है या फिर डेट इन ऑफिस होती है, वो हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के साथ मसला ये है कि वहां पे जितने भी नुमाइंदे वकीलों के बैठे हुए हैं, and I am not at all sorry to say कि they are working for their own personal gains, या तो वो पॉलिटिकल केसेस को लेकर के जाते हैं या वो उन्होंने कोर्ट्स को हॉस्टेज रखा हुआ है, और वो क्या करते हैं कि बाकी जो नॉर्मल लिटिगेंट, नॉर्मल बेचारा वकील है, उसके केसेस को वहां पे वो लगने नहीं देते। उनके केसेस हर 2 दिन के बाद लगे हुए होते हैं, एंड देयर इज सच अ डिफिकल्ट प्रोसीजर। मैंने एक केस दायर किया था कि जिसमें प्रो बोनो और वो पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन थी कि जनाब हर सूबे में उम्र जो है, एज ऑफ जो मेजॉरिटी है वो डिफरेंट है फॉर अ गर्ल टू मैरी, उसको प्लीज एक कर दीजिए और इस मैटर को लुक इनटू कीजिए, क्योंकि ये बड़ा एक क्रूशियल मैटर है। 1.5 साल हो चुका है डॉक्टर सना वो केस प्रिलिमिनरी आर्ग्यूमेंट्स में, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने उसके साथ वो लगाई, अर्जेंट उसकी लगाई कि 14 साल की बच्ची को एक आदमी ले गया है, शी कैन नॉट मैरी, और वो उसको इजाजत नहीं है किसी भी लॉ में कि मतलब वो 14 साल की लड़की खुद से अपनी मर्जी से शादी कर सके, और उस पे 2 कत्ल भी हो चुके हैं। तो मतलब ये जो तरीकाकार है उसमें ये है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दे आर टू बी ब्लेम्ड द मोस्ट, कि वो प्रेसिडेंट बनते हैं एक एसोसिएशन के या वो उसके लिए वो कुछ करते हैं, तो व्हाई डोंट दे, ये छोटी सी चीज है कि जी जैसे ही केस आएगा, CPLA आती है आपके पास, कोई भी आती है, तो वो कोई पिटीशन आती है तो उसको क्यों नहीं अगले 10 दिनों में आप लगा देते? सुप्रीम कोर्ट खुद भी कर सकती है, अपने रूल्स में वो कर सकती है। दे डोंट डू इट, दे डोंट वांट टू डू इट। जुडिशियल एक्टिविज्म है, हर किसी को टीवी पे बैठना है, दिस इज सो अनकॉल्ड फॉर। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल है कि आवाम के लिए बहुत खुल के बात की शबनम नवाज साहिबा ने। मसला यहाँ पे भी यही नज़र आ रहा है, जैसे मैं दूसरे हम डिपार्टमेंट्स को देखते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि अपने अंदर ही चीज़ें बेहतर नहीं है, अपने अंदर चाहे चीज़ें बेहतर हो जाए जो, तो ये अमेंडमेंट वाली बात जो हो रही है जिसको असेंबली फ्लोर पे हल किया जा रहा है, ये अमेंडमेंट वाला मसला खुद सुप्रीम कोर्ट भी हल कर सकता है और वो अपने तौर से एक निज़ाम तरतीब दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी और कोर्ट के अंडर काम करे, ये इस वक्त वो क्लब बरादरी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मजीद इस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे, छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मुझे इस वक्त बैरिस्टर अली ताहिर साहब ज्वाइन कर चुके हैं। आप माहिर कानून ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। सर, ये आज आपकी तरफ से एक बयान आया है कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए के खिलाफ आप एक पिटीशन दायर करना चाह रहे हैं, क्या मामला है ये? देखिए, मामला इस तरह से है कि जिस तरह से एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को बनाया जा रहा है पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और फारूक एक्स नाइक साहब का ये बयान आया है कि मुल्क में 2 चीफ जस्टिस होंगे, तो ये कैसे मुल्क का जो अदालती निज़ाम है वो चलेगा? क्या अगर 2 वजीर आजम हों या 2 सदूर हों या 2 आर्मी चीफ हों तो क्या वो चला सकेंगे अपनी हुकूमत को या अपनी फौज को? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर आपके 2 कोर्ट हो जाएंगे फेडरल लेवल पर तो ये तो एक बड़ी मजाक के खेज जो है सिचुएशन हो जाएगी। एक कोर्ट कोई फैसला करेगा, दूसरा कोर्ट कोई फैसला करेगा, और फिर एक जो आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने
कोर्ट के बराबर तो बनाई जा सकती है जैसे फेडरल शरीयत कोर्ट है, मगर उसको रहना सुप्रीम कोर्ट के नीचे है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई अदालत नहीं बनाई जा सकती। इसी तरह और बड़ी उसके अंदर खतरनाक चीजें हैं जो प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर उसमें आर्टिकल 199 की जुरिस्डिक्शन में ये कहा गया है कि अगर हुकूमत जो है कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला उठा देगी हाई कोर्ट के सामने, तो हाई कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकेगा। तो ये तो बड़ा इशू हो जाएगा, चूंकि आप देखिए कि कोई मिसिंग पर्सन है, उसका आप जाएंगे, वो कहेंगे, हुकूमत आके कहेगी जवाब में कि ये एंटायर स्टेट एक्टिविटीज में मुलविस है, इसलिए आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो हाई कोर्ट को वो मामला वहीं पे खत्म करना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर आप देखिए कि जिस तरह हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर को डाला गया है, तो आप तो हाई कोर्ट के जजेस को डिप्टी कमिश्नर्स बना देंगे और उनको चीफ मिनिस्टर्स की और इन सियासतदानों की चापलूसी करनी पड़ेगी, तो वो आजादाना फैसले कैसे करेंगे। ये बहुत सारे ऐसे नुक्ते हैं उसके अंदर। ये चंद नुक्ते मैंने आपके सामने रखे जिसकी वजह से हम अदालत के सामने गए हैं। और जनरली सना साहिबा असूल ये है कि जब तक कोई इनेक्टमेंट आ ना जाए इन फॉर्म, तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में एक बिल को ही जो है सस्पेंड किया गया था, इसी तरह हमने इस वजह से चैलेंज किया कि अगर खुदा ना खास्ता ये जो ड्रैकोनियन और खौफनाक किस्म की अमेंडमेंट है ये अगर पास हो गई, तो हाई कोर्ट की तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं रहेगी, ना सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन रहेगी। मैं यही सवाल आपसे करना चाह रही थी कि अभी आईनी तरमीम के हवाले से जो पैकेज की बात कर रहे हैं, उसकी कोई वाज़ेह सूरत हाल तो किसी के पास भी नहीं है, तो आप पिटीशन कैसे दाखिल कर सकते हैं? जी, मैं उसी के बारे में आपको बता रहा था कि कहते हैं कि शायद सैटरडे को इजलास बुला लिया जाएगा, और हमारा पिटीशन दायर करने का मकसद यही है कि अगर कोई उल्टी सीधी अमेंडमेंट पास होती है तो कम से कम हम उसको जाकर रुकवा तो सकें, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये सबक सीखा है कि हुकूमत ने पूरी कोशिश की थी उस रात को कि किसी तरह ये आईनी तरमीम जो है पास हो जाए, और आपको पता है रात को 2-2:30 बजे तक कोशिश जारी रही थी, बट वो तो मौलाना फजलुर रहमान ने एंड टाइम पे यॉर्कर कर दिया। तो इनका जो एक मंसूबा था वो फेल हो गया, वरना ये मौलाना साहब को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। तो हम वेट तो नहीं कर सकते, बिकॉज टुमारो टू चैलेंज इट बिफोर द हाई कोर्ट देयर विल बी नो हाई कोर्ट, वेयर विल यू चैलेंज इट देन? तो इसको तो चैलेंज आपको फिर प्रीमेच्योरली करना पड़ेगा, और लिहाजा हमने इसको प्रीमेच्योरली चैलेंज किया और उसको प्रीएम्प्ट किया। प्रीमेच्योर जो आपने पिटीशन दायर की है, इसकी कानूनी हैसियत होती है? कोर्ट कहता है कि ठीक है, एक चीज़ सामने नहीं आई है और उस पर हम बात अगर कर लें, तो क्या ये कानून में है इस किस्म की बात की, र्यूमर्स पे बात की जाए? देखिए, पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो आईनी तरमीम करे। हमारी पिटीशन ये कहती है कि सिर्फ उनको चंद नुकात पर तरमीम करने से रोक दिया जाए जो आइन के बेसिक स्ट्रक्चर, जो आइन का खदोखाल है उसके मुतालिक है। और उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी एक लीग मुसवदा तो हमारे पास है ना, सना साहिबा आपके पास भी है, मेरे पास भी है, आपके जो बाकी गेस्ट लेकिन 3 मुसवदे मार्केट में आए थे, तीनों को वो ओन तो नहीं कर रही अभी गवर्नमेंट, वो कह रही हम ओन तो नहीं कर रहे उसको। जी, अगर ये इतना आसान होता कि हुकूमत जो है वो कहे कि हम सबसे छुपा के रखेंगे और फिर कल को एक आईनी तरमीम कर देंगे जिसमें हम पाकिस्तान को एक इस्लामिक रिपब्लिक से एक यहूदी रिपब्लिक बना देंगे, सिंध और KPK को पाकिस्तान से अलग कर देंगे और बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का बादशाह लगा देंगे, और सारे जो नीली आंखों वाले बच्चे होंगे उनको मारने का ऐलान कर देंगे, लेकिन हम इसको चुप करके करेंगे ताकि किसी को पता ना लगे और कोई चैलेंज ना कर सके, तो इसकी इजाजत तो नहीं दी जा सकती। आप ये कैसे हो सकता है कि रातों रात वो जो है अंधेरे के अंदर एक ऐसी अदालत बना दे जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हो? ये पाकिस्तान के वकला को बर्दाश्त नहीं है, ना हम बर्दाश्त करेंगे और हर तरह से इसके ऊपर लड़ेंगे। पहले तो हम कोर्ट्स में गए हैं, कोर्ट्स में अगर हम सक्सीड हुए तो वेल एंड गुड है, वरना अगर ये फाइट स्ट्रीट पे आई तो स्ट्रीट पे भी इसको लगे। अच्छा, एक और बात है, जिस तरह से फुर्तियां दिखाई जा रही हैं तो लग तो ये रहा है कि, और जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कल भी हम देख रहे थे, तो ये 26 से पहले करना चाह रहे हैं, वक्त बहुत कम है, और 26 से पहले किस तरह से पॉसिबल है जबकि नंबर्स भी पूरे नहीं है इस वक्त? और अभी हमारी इत्तलात के मुताबिक वो PTI के तो कुछ लोगों को ले रहे हैं क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग वाला आर्टिकल 63A वाला तो मामला ख़त्म हो चुका है उनकी इत्तलात के मुताबिक। बल्कि बहुत ऑथेंटिक बात है कि आपके भी कुछ लोगों को अपनी तरफ वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद हुकूमत के कुछ 10 अफराद ऐसे हैं, अराकीन हैं, जो कि इस मामले पे आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ये 25 और 26 से पहले करने का क्या सवाल है और क्यों इतनी फुर्तियां दिखाई जा रही हैं?
देखिए, मुनीब अख्तर साहब ने अपने एक लेटर में लिखा था ये 63A वाले बेंच के ऊपर, दैट द रीजंस आर नॉट अननोन। मैं भी आपको यही कहूँगा, दैट द रीजंस आर नॉट अननोन। एक शख्स हैं पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब, उनको रखना है ताकि ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाली जो पिटिशन है ये टेकअप ना हो सके। इसके अलावा और कोई वजह नज़र नहीं आती। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि ये इस दफ़ा जो PTI आई है असेंबलियों में, ये बेसिकली वो टीम है जो पूरे ग्रेन से गुजरी है, जिसने 9 मई की मजम्मत नहीं की, जिन्होंने जो है वो जेलें काट के भी बर्दाश्त किया, जिन्होंने सारा कुछ सहकर भी बर्दाश्त किया। और ये वो सेकेंड और थर्ड टीयर लीडरशिप है जो निस्बतन आप देखिए कि उसको आप कहते हैं तो सेकेंड और थर्ड टीयर है, लेकिन वो ज़्यादा बहादुर निकली है। तो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है कि इस सूरत हाल में हुकूमत बंदे तोड़ सकेगी। और यही सारी डेस्परेशन है कि आर्टिकल 63A वाला मामला तो रास्ते से निकाल दिया 2 या 3 दिन की समाप्त करके, आज उसकी डिटेल्ड जजमेंट भी आ गई है, लेकिन बंदे नहीं टूट पाए। अच्छा, फारूक सत्तार साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे और बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा मेरे ही शो में कि होमवर्क हो चुका है और जिसको लाना चाह रहे थे वो मामला तो हल हो चुके हैं। देखिए, काजी फारूक सत्तार साहब जो हैं वो आई नो हिम पर्सनली एज वेल, और वो एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मैं उनको ये आज दोपहर में भी वो एक शो में मेरे साथ थे, मैं उनको ये सिर्फ बावर कराना चाहता हूँ कि फारूक सत्तार साहब आप तो खुद फॉर्म 47 पे हैं, आपकी पूरी पार्टी फॉर्म 47 पे है। हमें ये बच्चा तो ना समझिए कि आप कोई अपना इंडिपेंडेंट फैसला खुद करेंगे या आप हमें कोई इन्फॉर्मेशन देंगे। वो जो आपको लाने वाले हैं, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ फॉर्म 47। उनका कहना ये था, मकसद ये था कि जो PTI वाले हैं, खुद आपके लोग, और आर्टिकल 63A वाला जो मामला हुआ है, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि तीसरे दर्जे की जो क़यादत है, जो आज बड़े लॉयल होके जो है PTI से हैं और वो असेंबली फ्लोर पे मौजूद हैं, उनको कोई तोड़ नहीं सकता। जबकि दूसरा हल्का ये कहता है कि तैयारी है और जो भी टूटने के लिए तैयार है वो उनके साथ मौजूद है। नहीं, मेरा यही कहने का मकसद है कि वो जो दूसरा हल्का है वो किसी ऑन द बेसिस ऑफ सम इंफॉर्मेशन नहीं कह रहा। अच्छा। या वो खुद इंडिपेंडेंटली कोई बात नहीं कर रहा। उनको जो कहा जाता है कि आप ये बात करें, वो वही बात करते हैं। अच्छा। तो जाहिर है कि एक प्रोपेगेंडा इज अ वेरी बिग एलिमेंट ऑफ विनिंग द गेम, और ये हमें हिटलर ने करना इस दुनिया को सिखाया है कि अगर आप जंग हार भी रहे हो तो आपने तबला यही बजाना होता है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। उससे आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर, ऑन लाइटर नोट हिटलर को पसंद करते हैं PTI वाले? ऑन लाइटर नोट जी, सॉरी, ऑन लाइटर नोट आपसे पूछ रही हूँ कि PTI वाले हिटलर को पसंद करते हैं? नहीं, हिटलर को तो पसंद नहीं करते। हिटलर की जो मूंछ है वो मुझे थोड़ी सी पसंद है, मैं कोशिश भी की है रखने की, लेकिन मेरे ऊपर सूट नहीं करती। मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ, उसके बाद ब्रेक पे जाना है, कि ये सिर्फ फॉर्म 47 की पैदावार है जो आपका कहना है कि उनकी वजह से ये सब कुछ बहुत फुर्तियाँ दिखाई जा रही हैं, या ये मखसूस नशिस्तों वाले मामले को भी पेंडिंग में डालने की कोशिश है? एक ब्रेक लेते हैं सर, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और बैरिस्टर अली ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या जवाब देंगे ये जो मैं ब्रेक से पहले बात कर रही थी, मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी तो अभी तक आपका सॉल्व नहीं हुआ, और अगर वो हल हो जाता है तो असेंबली फ्लोर का नक्शा ही कुछ और होगा, क्या कहते हैं आप? जी, बिल्कुल सही बात है। PTI विल बिकम द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और जाहिर है कि इस वक्त जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो भी इट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ PTI, लेकिन जाहिर है PTI का खुद बजाबते खुद फ्लोर पे होना एक बिल्कुल ही डिफरेंट बात है। और मेरा ख्याल इसी चीज़ का डर है कि हुकूमत के लिए आगे बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसी वजह से इतने डेस्परेट हो गए हैं कि हर काम करने को तैयार हैं। आप ये समझते हैं कि दो चीज़ें हैं, कुछ हल्के कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि एक आईनी अदालत कायम हो, और कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब ये टाइमिंग का मसला है, क्योंकि मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी है, उसको भी रफा दफा करना है किसी तौर पे, इस वजह से ये लाया जा रहा है। आप किस मुद्दे पे बात करते हैं? आप ये कह रहे हैं आईनी अदालत बनाना ही गलत है, या आप कहते हैं जनाब ये टाइम का भी थोड़ा सा मसला है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वफाकी आईनी अदालत का पाकिस्तान जैसे कॉमन लॉ वाले मुल्क में कोई जगह नहीं बन सकती।
जो ये करना चाह रहे हैं कि 5 जजेस बैठकर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुनते हैं, आप इंडिया से सीख लीजिए ना। इंडिया में जो 5 सीनियर जजेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में होते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले करते हैं और फिर उसकी वजह से ऑब्जेक्टिविटी उनके फैसलों में आ जाती है। तो बिल्कुल आप ये करिए कि यहाँ पे आप कहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जजेस सुनेंगे, अंडरस्टैंडेबल है। मगर ये नहीं हो सकता कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अदालत बना दें, क्योंकि जो ऑर्गन्स हैं 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऑलरेडी डिफाइंड है और उन ऑर्गन्स को छेड़ना इसी तरह होगा कि आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ें। आप अगर किसी घर के बुनियाद को ऊपर हथौड़ा मारते हैं तो आपको पता है सना वो पूरा घर ही गिर जाता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं समझना चाहती हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर निज़ाम में गलती है या कोई ऐसा हो रहा है कि सिलसिला कि जिसमें ये उज़र पेश किया जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में केसेस पेंडिंग हैं, जजेस की तादाद ठीक नहीं है, जजेस सुन नहीं सकते, तो सुप्रीम कोर्ट खुद कुछ ऐसी अमेंडमेंट करे अपने ही इदारे में कि चीज़ें बेहतर हो सके, ना कि कोई ऊपर एक और कोर्ट को बिठाया जाए। सर ऐसा ही है? जी बिल्कुल। आप देखिए ना, इसका इलाज तो कुछ और ऐसा ना, इसका इलाज तो ये है कि सिविल जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। ठीक है। इसका इलाज ये है कि आप उनको जो कोर्ट रूम है सिटी कोर्ट में, मुझे नहीं पता आपने देखे हैं या नहीं, आप कभी जाके देखिए, आपको शर्म आएगी कि ये अदालतें पाकिस्तान के अंदर इस तरह की होती हैं। और मैं तो कभी मेरे पास एक आए थे वॉशिंगटन डीसी से कुछ लोग, तो मैं उनको सिटी कोर्ट लेके नहीं गया, खुद मैं इतना शर्मिंदा हो रहा था कि इनको यहाँ पे क्या लेके जाऊं और क्या दिखाऊं। हाई कोर्ट के अंदर आपकी जजेस की पूरी स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है, जो अप्रूव्ड सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो आप लगाने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ आप बढ़ा दें, उसके अंदर 5 जजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट दे दें, बाकी जो सारे जो जजेस हैं वो बैठकर बाकी केसेस सुने। अब आप एडहॉक जजेस भी इसी वजह से लाए थे ना जाहिरी तौर पर, लेकिन वो जाहिर है फिर आपने देखा कि एडहॉक जजेस ने फिर 63A में कैसा जबरदस्त कारनामा अंजाम दिया। तो मामला ये है कि इसको काम करने के बड़े तरीके हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई और अदालत बना दे जिसके जज वजीर आजम साहब लगाएंगे और फिर आईनी जो सवालात हैं उनका फैसला वो करें, तो फिर ये है कि आप ऐसा रास्ता ओपन छोड़ रहे हैं कि कल को अगर कोई डिक्टेटर आ गया और उसने ऐसी ही एक फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट बना दी और उसने कहा कि आज के बाद से मैं यहाँ का बादशाह हूँ, तो वो फिर बादशाह बन के बैठ जाएगा और फिर उसके बच्चे और फिर पोते पाकिस्तान के बादशाह बन के रहते रहेंगे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान का एक निज़ाम है, उसको निज़ाम के हिसाब से चलने दें तो ये मुल्क आगे तरक्की करेगा। आप देखिए कि प्रॉमिस तो ये किया था कि यहाँ सरमायाकारी बढ़ेगी, लेकिन वो बढ़ने के बजाय यहाँ पे दहशतगर्दी बढ़ रही है, यहाँ पे अगवाकारी बढ़ रही है, यहाँ पे हैरेसमेंट बढ़ रही है, यहाँ पे प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं, यहाँ पे पार्टीज पे बैन किए जा रहे हैं, जलसे नहीं करने दिए जा रहे, बात नहीं करने दी जा रही। तो आप जो आपका काम है वो करने के बजाय आप जुडिशियल साइड पे आ गए हैं। कोई आपने रिफॉर्म, यानी आप है ना 2022 से, मुझे बता दें कौन सी जुडिशियल रिफॉर्म जो है ये पीडीएम वाले लेके आए? कोई एक सिंगल जुडिशियल रिफॉर्म प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अलावा नहीं लेके आए। और उसके भी आपको पता है कि पीछे क्या मंतक थी कि उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को जो है वो डिसेबल करना था। इस वक्त भी आईनी अदालत की एक ही मंतक है कि चूंकि आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो एक इंडिपेंडेंट माइंड रखते हैं और ये डर है कि कहीं वो फॉर्म 45 और 47 वाली पिटीशन उठ ना जाए, उस पर कोई ऑर्डर ना हो जाए, कोई उसके ऊपर फोरेंसिक का ऑर्डर ना हो जाए, कोई पोल ना खुल जाए, कई इलेक्शन जो है वो इलीगल डिक्लेयर ना हो जाए, उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा सर, चूंकि आपका तहरीक इंसाफ से भी एक ताल्लुक है और साथ साथ ये हमने कानूनी बातें भी पूछी हैं, एक और चीज़ जो हमें नज़र आ रही है, लफ्ज़ों की गोलाबारी हो रही थी फेडरल की तरफ से और केपी की तरफ से, और भी हमें एक मुल्क की मफाद में एक साथ बैठे हुए सब नज़र आए। चले जनाब, खुशाइन बात है, लेकिन ये खुशाइन बात आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, मईशियत, तो उसमें इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम चीज़ों को बेहतर तो कर रहे हैं, शंघाई कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, पाकिस्तान के पास एजाज़ आने वाला है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को सबोताज करने में पीटीआई का हाथ है और पीटीआई नहीं चाहती कि स्टेबिलिटी हो, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी आएगी तो उनके पास कोई नैरेटिव नहीं रहेगा कि जिस नैरेटिव पे वो सियासत कर सकें। क्या जवाब देंगे इसका? देखिए, दिस इज अ टारगेट। आप जो बंदा ये बात करना चाहता है तो उसको मैं आई रिस्पेक्ट हिज एक्सरसाइज ऑफ हिज फ्रीडम टू स्पीच, लेकिन मैं इसे एग्री नहीं करता, मैं इससे कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ। मेरे ख्याल में पूरे मुल्क को पता है
हमें आपको, आपके कैमरामैन को, आपके जो पीछे रूम में बैठकर इसको रेगुलेट कर रहे हैं आपके शो को, आपके प्रोड्यूसर को, नीचे आपके जो चाय का होटल है उसको, मेरे चौकीदार को, सबको इस बात का पता है कि 8 फरवरी को सिंबल लेने के बावजूद, नेटवर्क बंद करने के बावजूद, वाटर शिफ्टिंग करने के बावजूद, कैंडिडेट्स को उठाने के बावजूद, नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करने के बावजूद, कैंडिडेट्स को उठा के जेलों में भरने के बावजूद कौन वो इलेक्शन जीता था। तो जब आप कोई पॉपुलर विल को आप दबाने की कोशिश करते हैं तो जाहिर है उससे माशरे में इंतशार तो पैदा होता है। और मैं तो इस बात का बड़ा कायल हूँ कि हर चीज का जवाब फोर्स नहीं होता। अच्छा सर, एक यहाँ पे रुक जाएं, क्यों 30 सेकंड ही रह गए हमारे पास। आपने कहा कि सबको पता है, आपने नाम जो गिनवाए हैं, तो ये क्या शहबाज शरीफ साहब नहीं जानते? क्योंकि ये अल्फाज कमोबेश तो उन्हीं की तरफ से आए हैं। देखिए वो तो शायद नहीं जानते हो, नवाज शरीफ साहब जानते हैं। अच्छा। इसलिए आपने देखा होगा कि ना आके कोई मीडिया टॉक कर रहे हैं, ना कोई सवाल लेते हैं, ना किसी को आजकल हाथ हिलाते हैं, किसी कमरे में बंद डिप्रेशन में बैठे हुए हैं। तो जाहिर है इन चीजों का इदराक है, तभी तो बैठे हुए। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अली ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मसला फ़कत ये नज़र आता है कि अगर आइन में कोई तब्दीली करनी है तो उसका कोई एक साफ सी सूरत नजर आनी चाहिए। 3 मुसवदे इस वक्त तमाम लोगों के गर्दिश में हैं, जो लोग जानना चाहते हैं कि इसमें क्या है। 3 तरह के अलग अलग मुसवदे हैं जो नजर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत किस में है ये नहीं बताया जा रहा। आईनी तरमीम की और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत की बात जरूर की जा रही है, लेकिन उस अदालत को बनाएंगे क्या, किस तरह से, उसका ड्राफ्ट किस तरह से होगा, ये अभी वाज़ेह नहीं आ रहा। मेरे मोहतरम दोस्त जो यहाँ प्रोग्राम में मौजूद है, बैरिस्टर अली ताहिर साहब और शबनम नवाज साहिबा, दोनों माहिर कानून, वो उन दोनों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हमारे निज़ाम में कोई मसाइल हैं तो कोर्ट के पास ये अख्तियार है कि वो ऐसी कोई अमेंडमेंट अपने ही सिस्टम में करे कि कोई नया एक ऐसा कानून बनाया जाए या नए जजेस उन्हीं आईनी केसेस पे लगाए जाएं कि ताकि इसमें जो है वो तरीके से केसेस को सॉल्व किया जाए। इसका हल ये नहीं है कि आइन को मुकम्मल तौर पे छेड़ा जाए और उसमें जो है वो तब्दीली की जाए। एक और बात मैं आखिरी लम्हे में कहती चलूं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें बनाने की बात की जा रही है, ये सिर्फ एक तरमीम नहीं है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सी ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसको वो छेड़ के फिर आगे बढ़ा जाएगा, यानी कि आइन में एक अच्छी खासी तब्दीली हो जाएगी अगर इसको 25 से पहले करने की कोशिश करते हैं या ये इम्प्लीमेंट कर लिया जाता है। मसला फ़कत ये है कि मुल्क की इकोनॉमी को सपोर्ट करना भी इस वक्त ज़रूरी है कि जिस तरह से मुल्क की इकोनॉमी इस वक्त चल रही है, उसमें ग्रोथ में जो लोग भी काम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह से काम करें, उनकी सपोर्ट ज़रूरी है। मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।